नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो उच्च पेंशन के भुगतान के लिए इंतजार कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 नवंबर 2022 को उच्च पेंशन के मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो दिया था। उसके बाद कई सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया था, पर कई पेंशन धारक ऐसे भी है जिन्हें इस फैसले का कोई लाभ होने वाला नहीं है। पर यहाँ पर ये जो उच्च पेंशन मिलने वाली है तो इसके लिए आपको कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईपीएस पेंशन योजना से जो पेंशन मिलती है तो वो आपके द्वारा ईपीएस योजना में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो उसी के आधार पर मिलती है। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि अगर आप उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको कौन कौन सी यहाँ पर जो है वो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कौन कौन से लाभ जो है वो आपको नहीं मिलेंगे और आपका क्या नुकसान होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में उच्च पेंशन के मामलों को लेकर जो है वो ये कई सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि किस तरह से आपको जो है वो उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स के हमें कमेंट भी मिल रहे हैं कि हमें कैसे ईपीएस 95 पेंशन योजना से उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं। पर ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर ये जो ऑनलाइन लिंक भी दिए गए हैं, पर यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो उच्च वेतन पर उच्च अंशदान का बात है तो वो कहीं क्लियर नहीं की गई है। तो आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन योजना के संबंध में ये जो एक डिटेल जानकारी है तो वो मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको कितना लॉस हो सकता है और आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल अपडेट है तो उसे हम जानेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो वो आपको समय समय पर जानने को मिल सके। तो जी हाँ, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की शुरुआत जो है वो 16 नवंबर 1995 से हुई है। इसके बाद जो कर्मचारी ईपीएफ के सदस्य थे तो उनको ईपीएस 95 पेंशन योजना में कवर किया गया, यानी जो भी कर्मचारी ईपीएफ से जुड़े थे तो उनको ईपीएस के साथ भी जुड़ना होता था, यानी ये बाय डिफॉल्ट हो जाता था। अब यहाँ पर 1995 से लेकर 2000 तक ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो अधिकतम पेंशनेबल सैलरी थी तो वो 5000 रुपए थी। अब ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो अंशदान है वो कहाँ से आता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, और यह अंशदान कितना जाता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको किस तरह से उच्च पेंशन मिलेगी तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको जो मिलने वाला पैसा है तो वो कम हो जाता है, तो वो भी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो ईपीएस 95 पेंशन योजना में पैसा है तो वो कहाँ से आता है तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो नियोक्ता और जो एम्प्लॉय होता है यानी कर्मचारी होता है तो उसके सैलरी के ऊपर जो है वो जमा किया जाता है, यानी बेसिक और डीए को मिलाकर कर्मचारी का 12% और उतना ही यानी 12% एम्प्लॉयर का भी यानी नियोक्ता का भी ईपीएफ में जमा होता है। अब जो कर्मचारी का अंशदान होता है तो वो टोटल ईपीएफ फंड में चला जाता है, और जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है, नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन होता है तो उसके दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा जो है वो ईपीएस में जाता है जो कि 8.33% होता है, और 3.67% जो बच जाता है तो वो ईपीएफ के साथ जोड़ दिया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1995 में ईपीएस 95 पेंशन योजना की जब शुरुआत की गई तो जो अधिकतम पेंशनेबल सैलरी थी तो वो 5000 रुपए थी। बाद में इसे 2001 में 6500 रुपए किया गया और 2014 सितंबर से इसे 15000 रुपए किया गया। तो ये तीनों फिगर जो है आपको पता होनी चाहिए। 1995 से लेकर 2001 तक 5000 रुपए, 2001 से लेकर 2014 तक जो है वो 6500 रुपए, और 2014 के बाद जो संशोधन हुआ तो वो पेंशनेबल सैलरी थी 15000 रुपए। यह जो पेंशनेबल सैलरी है तो उसका 8.33% ही पेंशन फंड में जाएगा, यानी किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 5000 रुपए के ऊपर है, यानी किसी कर्मचारी का बेसिक और डीए को मिलाकर 5000 रुपए के वेतन है तो 5000 रुपए का जो 8.33% होगा उतना ही ईपीएफ में जमा होगा।
अगर किसी कर्मचारी का वेतन 2001 के बाद 6,500 रुपए के ऊपर है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 6,500 रुपए के ऊपर ही 8.33% किया जाएगा और जो भी बची हुई अमाउंट है तो उसे ईपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। वैसे ही 2014 के बाद जो पेंशनेबल सैलरी थी तो वो 15,000 रुपए की गई, यानी 15,000 रुपए का जो 8.33% होता है तो वो 1,250 रुपए होता है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो उसका 20,000 का 8.33% नहीं जाएगा, केवल जो 15,000 अधिकतम सैलरी है तो उसका ही 8.33% जाएगा और जो भी बाकी बची हुई रकम है तो वो ईपीएफ खाते के साथ जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो उसके साथ जोड़ दी जाती है, यानी ईपीएफ का पूरा अंशदान और 8.33% या फिर जो सीलिंग लिमिट है उसका 8.33% जो है वो पेंशन फंड में जाकर बाकी बची हुई ईपीएफ खाते में जोड़ देती है। अब ये सारी डिटेल जो हो गई तो ईपीएस 95 पेंशन योजना में कितना कंट्रीब्यूशन जाता है और कहां से जाता है, तो नियोक्ता का जो अंशदान 12% होता है तो उसमें से 8.33% जो बेसिक सैलरी का हिस्सा है तो वो ईपीएस में चला जाता है। अब यह बेसिक और डीए को मिलाकर अगर सीलिंग लिमिट से ज्यादा की अमाउंट है तो केवल सीलिंग लिमिट पर ही आपका अंशदान जो है जमा होता है और बाकी की बची हुई रकम जो है वो ईपीएफ खाते के साथ जोड़ दी जाती है। तो ये जो ईपीएफ और ईपीएस में फंड जाता है तो वो नियोक्ता की तरफ से आपका जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो उसमें से जाता है। अब यहाँ पर उच्च पेंशन अगर आप चुनते हैं तो आपको क्या यहाँ पर लाभ होगा तो वो मैं अभी बता देता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप उच्च वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद जो है वो ज्यादा पेंशन मिलेगी, यानी आपकी जो अंतिम सैलरी होगी तो उसके हिसाब से जो है आपकी पेंशन की गणना होगी, ना बल्कि किसी भी सीलिंग लिमिट के हिसाब से। सीलिंग लिमिट एक तो 5,000 हो सकती है, 6,500 हो सकती है, या फिर अगर आप 2014 के बाद जो रिटायर्ड हुए हैं तो वो 15,000 रुपए हो सकती है। अगर आपकी सर्विस इन तीनों जोनों में से है, यानी आप 1995 से लेकर 2014 और उसके बाद भी सर्विस में है, तो आपकी सर्विस इन तीनों जोनों से जो है वो गुजरती है। 5,000 रुपए की सीलिंग लिमिट, 6,500 रुपए की सीलिंग लिमिट और जो 15,000 रुपए की सीलिंग लिमिट है तो उसमें से गुजरती है। तो यहाँ पर अगर आप उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपका जो बेसिक और डीए को मिलाकर पूरा वेतन बनेगा, यानी 5,000 रुपए, 6,500 और 15,000 रुपए के ऊपर जो भी आपकी सैलरी होगी तो उतना अंशदान जो है आपको ईपीएफ में चला जाएगा, यानी 8.33% कैपिंग लिमिट से ना जाकर आपका जो पूरा का पूरा सैलरी है तो उस पर जाएगी, यानी वह जो सीलिंग लिमिट के हिसाब से अमाउंट जाएंगी तो वो थोड़ी कम बनती थी, पर पूरे सैलरी पे के हिसाब से जाएंगी तो वो ज्यादा अमाउंट हो जाएगी। अब इससे आपको एक नुकसान तो होगा कि आपके जो ईपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता था तो वो कम हो जाएगा, उसके साथ ही उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज भी कम हो जाएगा। तो ये जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम है तो वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो ज्यादा पेंशन मिलने वाली है तो वो सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी या फिर ईपीएफओ द्वारा भी नहीं दी जाएगी। आपके द्वारा उच्च वेतन पर जो अंशदान दिया गया है, यानी कैपिंग लिमिट से ज्यादा का अंशदान जो है वो आपके द्वारा दिया गया है, तो उसी के बेसिस पर जो है वो आपको पेंशन मिलेगी। 2014 में एक और रिवीजन किया गया था, जो पेंशनेबल सैलरी की गणना थी तो उससे 12 महीने के बजाय जो है वो 60 महीने के औसत पर की गई है, यानी पिछले जो 60 महीने की सैलरी है आपकी उसका एवरेज निकाल कर आपकी जो पेंशनेबल सैलरी है तो वो कंसिडर किए जाएगी। डेफिनेटली जो 5 साल का एवरेज है तो वो आपको मिलने वाली अंतिम साल की जो सैलरी है तो उससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 5 साल में आपकी थोड़ी तो सैलरी बढ़ी होंगी, उसके हिसाब से एकदम 5वें साल आपका बेसिक कम होगा, उसके बाद थोड़ी बड़ी होगी तो और बेसिक थोड़ा बढ़ गया होगा और अंत में 5 साल में सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो ऐसे में जो एवरेज आएगा तो वो अंतिम सैलरी से थोड़ा कम होगा। इसकी वजह से आपको जो मिलने वाली पेंशन है तो वो 60 साल के एवरेज के ऊपर मिलेगी, ना बल्कि आपके अंतिम सैलरी के ऊपर। तो ये हो गया बात। अब यहाँ पर ये जो सारे नुकसान है तो उनमें से पहला नुकसान तो ये हो जाता है कि जब आप रिटायरमेंट पर आएंगे, रिटायर्ड होंगे, तो आपको ईपीएफ से जो मिलने वाला अमाउंट है तो वो ही कम मिलेगा। अब ईपीएफ से जो अमाउंट मिलता है तो वो कम कैसे मिलेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो 8.33% है तो वो पूरा का पूरा ईपीएस में जाएगा, और इसकी वजह से
केवल 3.67% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो उसमें से आपके पीएफ खाते में जोड़ा जाएगा। इसकी वजह से आपको जो मिलने वाला ब्याज है तो वो कम मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो ब्याज की रकम होती है तो वो अगले साल के जो ब्याज होता है तो उसमें भी कंसिडर किए जाती है और उस रकम के ऊपर भी जो है वो ब्याज दिया जाता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको मिलता है तो वो नहीं मिलेगा। अभी मौजूदा पिछले वर्ष ही 8.1% का जो ब्याज दर है तो वो ईपीएफओ द्वारा घोषित किया गया था। इससे पहले 8.55% और अलग अलग ब्याज दर जो है वो घोषित किए गए थे, यानी यहाँ पर हम पकड़ के चले पिछले साल 8.1% और आगे भी अगर यह कंटिन्यू रहता है तो आपको ये जो कंपाउंडिंग ब्याज है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पीएफ खाते में राशि जो है वो कम रहेगी तो आपको ब्याज की रकम कम मिलेगी। यानी आपको जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो मिलने वाली जो रकम है तो वो कम हो जाएगी और ईपीएस में ज्यादा अमाउंट चली जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो कर्मचारी 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 2014 के बाद भी सेवारत है और निवृत्त हो चुके हैं तो ऐसे कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए ज्वाइंट ऑप्शन का विकल्प चुनने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसके लिए ईपीएफओ द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। तो जो भी एलिजिबल पेंशन धारक है तो उस गाइडलाइन के हिसाब से जो है वो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप उच्च वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट जो है वो ईपीएस खाते में देनी पड़ेगी। अगर आप सेवानिवृत्त कर्मचारी है और पहले से ही पेंशन पात्र है तो ऐसे में आपको जो है वो जो ईपीएस फंड है तो उसमें आपकी तरफ से जो अमाउंट बनती है तो वो देनी पड़ेगी। इसको लेकर ईपीएफओ द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि कितना अंशदान जो है वो आपको अतिरिक्त ईपीएस फंड में जो है वो जमा करना है, क्योंकि आप सेवानिवृत्त कर्मचारी है और आप जब सेवानिवृत्त हुए थे तब आपने आपके पीएफ के खाते से पूरी की पूरी राशि जो है वो निकाल ली थी। केवल आपके ईपीएस फंड में जो अमाउंट है तो उसके आधार पर आपको पेंशन मिल रही है। पर जो मौजूदा समय में कर्मचारी है तो उनका अमाउंट जो है वो अभी भी ईपीएफ खाते में है। वो अगर उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन ईपीएफ खाते से जो बड़ी मोटी रकम है तो वो ईपीएस में ट्रांसफर किए जाएगी, यानी आपका जो ईपीएफ का अमाउंट है तो वो कम हो जाएगा। साथ ही यह जो अमाउंट है तो वो इंटरेस्ट के साथ ईपीएस में जमा हो जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये तो हो गया कि आपकी तरफ से ही पहले ज्यादा अंशदान जो है वो ईपीएस 95 पेंशन योजना में देना है, उसके बाद आपको सेवानिवृत्ति के बाद जो है वो उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो सारी डिटेल हो गई तो वो हो गई कि आपको किस तरह से फंड कम मिलेगा और ईपीएस में ज्यादा फंड जाएगा तो आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो ये हो गई बात। अब यहाँ पर दूसरा नुकसान यह भी है कि यहाँ पर ये जो उच्च पेंशन का लाभ है तो इसे अगर आप चुनते हैं तो आप सेवानिवृत्त जल्दी नहीं हो सकेंगे, यानी यहाँ पर आप जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो वो नहीं ले सकेंगे। अगर आप लेते हैं तो आपको जो पेंशन है वो तभी के तभी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन योजना का जो क्लॉज है तो उसमें कहा गया है कि आपकी कम से कम जो पेंशनेबल सर्विस है तो वो 10 साल होनी चाहिए और आप जब 58 साल के हो जाएंगे तब आपको ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो है वो पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप जो आप जल्दी रिटायरमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको जो है वो रिटायरमेंट लेते भी है तो पेंशन का लाभ जो है वो 58 साल के बाद ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ज्यादा पेंशन लेते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन योजना का जो नियम है तो उसमें कहा गया है कि इसमें जो भी आपकी तरफ से ईपीएस में फंड जमा किया जाएगा तो वो वापस नहीं किया जाएगा, यानी इस योजना के तहत जो है वो पूंजी वापसी का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे में यहाँ पर आपकी जो पेंशन की अमाउंट है तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, केवल आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद जो आपकी डेथ होने के बाद आपके जो नॉमिनी है तो उनको 50% ही पेंशन दी जाती है, यानी अगर आपको 10,000 रुपए मिल रही है तो आपके जो नॉमिनी है तो उनको 5,000 रुपए मिलेंगी और बच्चों को 25% की पेंशन दी जाती है, यानी 2,500 रुपए ही उनको मिलेगी। और उनके बाद जो है वो किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी और जो भी ईपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन था तो वो सरकार की तरफ चला जाएगा, ईपीएफओ की तरफ चला जाएगा, वो आपको वापिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो पूंजी वापसी का प्रावधान है तो वो खत्म कर दिया गया है। इसकी वजह से वो अमाउंट आपको कभी भी नहीं मिलेगी। इसके लिए आप यह विकल्प चुनने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। तो इस तरह से ये जो फायदे हैं और वो नुकसान है तो वो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अगर आप विकल्प चुनते हैं तो आपको हो सकते हैं, जिसका ध्यान आपको जो है वो रखना है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था तो उसके बाद ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड की गई है। 2014 के पहले जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो वो भी उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अभी कुछ दिनों पहले ही ईपीएफओ द्वारा दूसरा लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि 2014 के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और साथ ही 2014 के पहले जो ईपीएस के सदस्य थे और बाद में भी यानी 2014 के बाद भी सदस्य है यानी मौजूदा समय में सर्विंग एम्प्लॉयज है, तो ऐसे सभी कर्मचारियों को भी उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का यहाँ पर लिंक ईपीएफओ द्वारा यूएन मेंबर पोर्टल पर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप आवेदन कर सकते हैं। पर यह आवेदन करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फायदे होने वाले हैं और कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं, तो इसके बारे में भी आपको सोचना है। फायदे यहाँ पर यही है कि आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिलेगी। आपके जो नॉमिनी है तो उनको भी आपको जो मिलने वाली पेंशन है तो उसका 50% मिलेगा, यानी वो भी ज्यादा होगी। तो यह जो फायदे है तो वो है, पर नुकसान यह है कि आपके जो पीएफ में ज्यादा अंशदान जमा होता है तो वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी कम मिलेगा। यानी आप जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो आपको जो है वो कम पैसा हाथ में आएगा। बजाय इसके आप उच्च पेंशन का विकल्प अगर नहीं चुनते हैं तो उतना ही पैसा जो है वो आप कहीं और निवेश कर सकते हैं और उस निवेश के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट के साथ साथ जो आपको आपकी जो पूंजी है जो आपने ईपीएस में नहीं ट्रांसफर की थी उच्च वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प ना चुनकर, तो वो भी आपको जो है वो वापस मिलेगी। यानी आप जो है वो थोड़ा सोच समझकर यह जो फैसला है वो लीजिए, क्योंकि इसमें फायदे भी है और रिटायरमेंट के बाद जो है वो नुकसान भी है। साथ ही यहाँ पर जो पूंजी वापसी का प्रावधान है तो वो भी नहीं है, इसकी वजह से आपको जो एक मुश्त रकम मिल सकती है तो वो भी नहीं है। मोटी रकम आपके हाथ में नहीं आएगी, बैच कम मिलेगा, इसकी वजह से आपको जो है वो नुकसान होगा। तो यही सारे जो बातें थे, यही सारे फायदे और नुकसान थे, तो उनके बारे में जो मैंने आपको बताया है ताकि आपको जॉइंट ऑप्शन का विकल्प चुनते वक्त जो है वो आसानी हो सके कि आपको यह ऑप्शन चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपकी तरफ से ही बहुत सारे सवाल जो है आए थे, जिसके ऊपर हमने जो है वो इस वीडियो में जानकारी दी है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फायदा जरूर होगा। अगर ऐसा होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के साथ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि जॉइंट ऑप्शन का विकल्प अगर आप चुनते हैं तो उनको क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल जानकारी थी तो उसी के बारे में जो है आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फायदा जरूर होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।